नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की क्या हैं हेडलाइंस। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल पर सिप्री का ईयर बुक हुआ जारी। चीन के पास अमेरिका जितनी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होने का दावा। गैर लाभकारी वैश्विक रिसर्च संस्थान है सिप्री। केंद्रीय गृह मंत्री ने की एनडीएमए की बैठक। राज्यों को आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का मिला आदेश। देश में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है एनडीएमए। और कर्नाटक के इशाद आम को मिला जीआई टैग। बेहतरीन स्वाद के लिए मशहूर है यह आम। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है जीआई टैग। चलिए खबरों की शुरुआत करें। दुनिया के सैन्य खर्च पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री ने चीन के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल पर एक अनुमान साझा किया है। इस अनुमान के मुताबिक चीन के पास अमेरिका या रूस जितनी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल एक मिसाइल है जिसकी न्यूनतम सीमा 5500 किलोमीटर होती है। इसे आमतौर पर परमाणु हथियार ढोने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इसे पारंपरिक रासायनिक और जैविक हथियारों को ढोने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया भर में बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार को रोकने के लिए HCOC यानी हेग कोड ऑफ कंडक्ट को अपनाया गया है। हेग कोड ऑफ कंडक्ट को पहले ICOC यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन के नाम से जाना जाता था। भारत इस हेग कोड ऑफ कंडक्ट का दस्तखत करता है। इसके अलावा भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी हिस्सा है। भारत 2016 में MTCR में शामिल हुआ था। MTCR अप्रैल 1987 में स्थापित किया गया था। इसका मकसद ऐसे बैलिस्टिक और दूसरे मिसाइल प्रणालियों के प्रसार को सीमित करना है जिनका इस्तेमाल रासायनिक, जैविक और परमाणु हमलों में किया जा सकता है। दुनिया के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वाले देशों में भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर कोरिया, चीन, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस प्रमुख हैं। पृथ्वी 5 मिसाइल भारत का प्रमुख अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। सिप्री का पूरा नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह एक गैर लाभकारी वैश्विक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। इसे दुनिया के सर्वाधिक सम्मानित थिंक टैंक्स की सूची में शामिल किया जाता है। यह दुनिया भर में संघर्षों को कम करने, हथियारों को कंट्रोल करने और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इसके अलावा यह संस्था हथियारबंद संघर्षों, सैन्य खर्च और हथियारों के व्यापार के संबंध में डेटा विश्लेषण और सुझाव भी देती है। लेप्टोस्पायरोसिस आज दुनिया में एक महत्वपूर्ण संक्रामक रोग के रूप में उभरा है। हर साल मानसून के महीनों में इस रोग के बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस एक घातक जूनोटिक जीवाणु रोग है। यह रोग लेप्टोस्पाइरा इंट्रोगेंस या लेप्टोस्पाइरा नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जानवरों में होने वाला एक संक्रामक रोग है, मगर कुछ पर्यावरणीय दशाओं में यह मानव में भी फैलता है। यह भारी बारिश या बाढ़ के बाद बड़े पैमाने पर फैलता है। आमतौर पर इस रोग के वाहक जंगली या घरेलू दोनों जानवर होते हैं। इन वाहकों में कृंतक, मवेशी, सूअर और कुत्ते शामिल हैं। रोग का फैलाव आमतौर पर संक्रमित जानवरों के मूत्र में मौजूद लेप्टोस्पाइरा से शुरू होता है। एक रिसर्च के मुताबिक संक्रमित जानवर कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक इस बैक्टीरिया को फैला सकते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस को कन्नड़ में इली ज्वर और मलयालम में एली पानी कहा जाता है। दोनों का मतलब रैट फीवर होता है। भारत में लेप्टोस्पायरोसिस सबसे अधिक दक्षिण के राज्यों में फैला हुआ है। इस रोग का गर्म व नम देशों में अधिक फैलाव रहता है। यह रोग शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में फैल सकता है। हर साल यह करीब 10 लाख लोगों को प्रभावित करता है। लेप्टोस्पायरोसिस के फैलने के अन्य कारणों में गलत इलाज, विश्वसनीय इलाज तक सीमित पहुंच, इलाज करने वाले डॉक्टर्स के बीच जागरूकता की कमी और पर्यावरण निगरानी का अभाव भी शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम को 6 बजे हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। इसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा जिसमें आप शामिल हो सकेंगे। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना है। इससे यह कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हाल ही में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ इलाके के मशहूर इशाद या इशद आम को जीआई टैग दिया गया है। इशद आम मुख्य रूप से अंकोला के आसपास के इलाके में उगाया जाता है। यह आम अपने बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। इशाद आम दो तरह के होते हैं, एक करी इशाद, दूसरा बिली इशाद। करी इशाद पतली त्वचा, अधिक गूदा और अद्भुत मिठास के लिए जाना जाता है। वहीं बिली इशाद में मोटी त्वचा और कम गूदा के साथ मिठास पाया जाता है। करी इशाद को इसके अनोखे सुगंध, बेहतरीन स्वाद, ज्यादा गूदे और आकर्षित आकार के साथ साथ बेहतरीन गुणवत्ता वाले आमों में से एक माना जाता है। ऐसी धारणा है कि उत्तर कन्नड़ इलाके में इस आम की किस्म की खेती पिछले 400 सालों से की जा रही है। जीआई टैग का पूरा नाम भौगोलिक संकेतक टैग है। इसका इस्तेमाल एक खास भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले खास विशेषताओं वाले सामानों को पहचान देने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जीआई टैग उन खास उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक टैग है जिनकी एक खास भौगोलिक पहचान होती है। जीआई टैग को आमतौर पर कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, हस्तशिल्प और कारोबारी उत्पादों के लिए दिया जाता है। इस तरह के उत्पादन में मूल स्थान से जुड़े गुण मौजूद होने जरूरी होते हैं। भारत में इसके रजिस्ट्रेशन और बेहतर संरक्षण के लिए वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 लाया गया है। इस अधिनियम के तहत जीआई टैग 10 साल के लिए वैध होता है। इसके बाद इसे रिन्यू करवाया जा सकता है। जीआई टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। इस रजिस्ट्री को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत स्थापित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की। बैठक में राज्यों से उन क्षेत्रों के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा गया जहां 8 नए परमाणु रिएक्टर चालू होने वाले हैं। इस योजना का रोड मैप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर तैयार किया जाना है। एनडीएमए एक सांविधिक निकाय है। इसे औपचारिक रूप से 2006 में गठित किया गया है। इसे भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया है। यह देश में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। इसका मूल मकसद प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बीच समन्वय करना है। इसके अलावा यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को तय करने वाला शीर्ष निकाय भी है। भारत के प्रधानमंत्री एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा इसमें 9 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। आमतौर पर कोई कैबिनेट मंत्री उपाध्यक्ष होता है। एनडीएमए के 5 मूल प्रभाग हैं। ये प्रभाग हैं नीति एवं योजना प्रभाग, मिटिगेशन प्रभाग, ऑपरेशन प्रभाग, संचार व सूचना तकनीकी प्रभाग और प्रशासन व वित्त प्रभाग। चलिए अब देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, लेप्टोस्पायरोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक जूनोटिक विषाणु रोग है। यह रोग लेप्टोस्पाइरा एंट्रोगेंस नामक विषाणु के कारण होता है। भारत में लेप्टोस्पायरोसिस के सबसे अधिक मामले दक्षिण के राज्यों में दर्ज किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी 5 भारत का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले खास विशेषताओं वाले सामानों को पहचान देने के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। एनडीएमए एक सांविधिक निकाय है और इसका गठन भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। आइए जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा गया था, साल 2023 में फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है। वे कैस्पर रूड को हराकर विजेता बने हैं। कैस्पर रूड किस देश से संबंधित हैं? नॉर्वे, स्वीडन, सर्बिया या फिर डेनमार्क। सही जवाब है विकल्प ए यानी नॉर्वे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी जनजातीय समूह को पीवीटीजी घोषित करने का क्राइटेरिया नहीं है? ए, तकनीक का पूर्व कृषि स्तर, कम साक्षरता स्तर, आर्थिक तौर पर पिछड़ापन या फिर बढ़ती जनसंख्या। सही जवाब है इसका विकल्प डी यानी बढ़ती जनसंख्या। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। इस बुलेटिन को पीडीएफ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जहां आप जाकर इसकी
PDF हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।